अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने बजट 2022 में टैक्स टारगेट को पूरा करने के लिए 7E, 4C, CVT नए टैक्सेस लगाए ताकि टैक्स टारगेट को पूरा किया जा सके। अब IMF की शराइत पर सरकारी मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने के शो करने की भी शर्त रखी गई है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं मलक हारून अहमद साहब, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा रियाज हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। असद हनीफ साहब हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, माहिर टैक्स अमूर भी हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। मैं अपना प्रोग्राम का आगाज़ मलक हारून साहब से करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मलक हारून साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि जो सुपर टैक्स अब नया लगा है और पुराने सुपर टैक्स में इनमें फ़र्क क्या है और मुकदमात के बावजूद अब मौजूदा स्टेटस क्या है? यूबी साहब, सुपर टैक्स के बारे में आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वक्त सारे लोग जो हैं इसके हवाले से परेशान हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। जो सेक्शन 4B था वो टैक्सेशन ऑन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन के नाम पे सेक्शन 4B को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जहां इनकम 500 मिलियन से ज़्यादा थी उनके ऊपर इन्होंने 4% के हिसाब से लगाया था। अब ये जो नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया सेक्शन 4C के तहत फाइनेंस एक्ट 2022 में, इसके अंदर उन्होंने जो टैक्स है ये 150 मिलियन, यानी इसके एक तो थ्रेशोल्ड को उन्होंने कम कर दिया। दूसरा, इसके अंदर उन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर है और दूसरे जो कई और सेक्टर्स हैं उनके अंदर स्पेशल रेट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये 150 मिलियन से 500 मिलियन के दरमियान जो है ग्रेजुअल रेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, 1% से लेके 4% पे जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो है ये बैंक्स वगैरह पे 10% पे लगाया गया। अब इशू ये है कि इसके अंदर कई बातें हैं। नंबर 1 तो ये कि आप 29% पहले कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, उसके बाद एक टैक्सेशन ये भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई, और सेकेंडली ये है कि ये जो टैक्स है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर लिया गया, जबकि ईयर एंड क्लोज हो चुका था 2022 के लोग प्रॉफिट्स के ऊपर अपने टैक्सेशन और सब चीज़ें देख चुके थे। उसके बाद इसको किया गया। कई लोगों का तो ईयर एंड जो है वो दिसंबर 2021 में ख़त्म हो गया था, उनके ऊपर भी ये लगा दिया गया। तो लोग इन्हीं चैलेंजेस, इन्हीं इश्यूज़ को ले के कोर्ट्स में पहुँचे, और इस वक्त कोर्ट्स ने सुपर टैक्स के ऊपर जो जजमेंट दी है वो इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर है। उन्होंने कहा ये लीगली मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन मामला डिपार्टमेंट ने जो अपील फ़ाइल की, जो केस फाइल किया विद द सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये किया है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये मामला, क्योंकि जब तक सब्सिडिस है उस दौरान जिन लोगों के ये इशूज़ हैं वो 50% ऑफ द टैक्स डिपॉजिट करवाएं, और उसके बाद जो है वो अपनी रिटर्न जो है वो कैरी ऑन करें, और उनकी रिकवरी प्रोसीडिंग बैलेंस अमाउंट के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि कोर्ट का फ़ैसला नहीं होता। आप पता, हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर फ़ैसले जो हैं वो कई साल ले जाते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा टैक्स पेयर्स की, अगरचे उनकी फेवर में फ़ैसला आ चुका हुआ है पहली स्टेज के ऊपर, और अपेरेंटली जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं उसके तहत लगता है कि ये केस विन कर लिया जाएगा। तो एक टैक्स डिपॉजिट हो जाना इन मुआशी हालात के अंदर ये बहुत ही एक मुश्किल मरहला होगा टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये इसमें बेसिक चीज़ है, ये स्टेटस है, और लोग बहुत परेशान हैं, सारी बिज़नेस कम्युनिटी के इसका क्या किया जाए। एक तो इसको अगर इंट्रोड्यूस भी करवाना था 2023 से करवाते, और 22 पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि कॉर्पोरेट टैक्स ही ऑलरेडी आजकल देना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर ये एक और टैक्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और बैंक्स के हवाले से तो इतना हैवी टैक्सेशन, तो ये बहुत बड़ा जो है ना मुश्किल मरहला है, जबकि तमाम जगह पे डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं, लोग बैंकों को पे भी नहीं कर पा रहे। इतनी अमाउंट में सुपर टैक्स पे करना इट्स वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होगी। मलक साहब, ये भी बताइएगा कैपिटल जो वैल्यू और वेल्थ टैक्स, इसमें फ़र्क क्या है और ये कब अदा करना होता है और किन लोगों पर लागू होता है? यूबी साहब, बात यह है कि वेल्थ टैक्स जो है ये 2000 में ख़त्म हो गया, ईयर जो था उसमें ख़त्म हो गया था। उसके बाद बहुत सारी अटैम्प्ट की गई, और स्पेशली डार साहब के दौर में की गई, कि कैपिटल वैल्यू टैक्स हो या इनकम सपोर्ट लेवे के नाम पे एसेट्स को टैक्स किया जाए। आपको पता है कि जो एसेट्स की डोमेन है, जो फिक्स एसेट्स की डोमेन है, उसकी टैक्सेशन जो है प्रोविंसेस को शिफ्ट कर दी गई है। तो जब उसकी टैक्सेशन रजीम ही फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इन्होंने इस साल 2 काम किए। एक तो इन्होंने ये किया कि
टैक्सेशन ऑफ जो रेंटल इनकम, एक डीम्ड रेंटल इनकम के नाम पे सेक्शन 7E इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें जो आपके लोकल एसेट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन की गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्पेशली। और दूसरी तरफ कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया, जिसमें कहा गया, और दो चीज़ें थी उसमें, एक तो व्हीकल्स थी 1300 सीसी से बड़ी जो वो है, और सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो गाड़ी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उन्होंने लगाया, और उन्होंने कहा जी कि ये जो रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू के ऊपर 1% पे करना पड़ेगा कैपिटल वैल्यू टैक्स, और ये 2022 से एप्लीकेबल हो गया और इस साल लोगों को पे करना था। इसी तरह से गाड़ियों के ऊपर 2% टैक्स लगाया गया, तो ये भी विद रिटर्न ही जमा होना था, लेकिन लोगों ने इसको कोर्ट्स में चैलेंज किया। अभी जो जजमेंट आई हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन जो बात की जा रही है वो बड़ी जस्टिफाइड है कि जो कैपिटल एसेट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो डोमेन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट उसको टैक्सेशन नहीं कर सकती, इसके बावजूद टैक्सेशन की जा रही है, तो लोग उसको एजिटेट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि अगर ऐसी कोई टैक्सेशन लगानी भी थी तो सब्सिक्वेंट ईयर से होता, उन्होंने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली 2022 पे लगाया, तो लोग इसको भी एजिटेट कर रहे हैं। तो वही बात है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ अगर नहीं होंगी और इस तरह से लोगों को हार्श किस्म की टैक्सेशन लगाई जाएगी, तो हालात आपके सामने हैं। लोग, बिज़नेस कम्युनिटी पहले बहुत डिस्टर्ब है, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान में वो काम नहीं करना चाह रहे हैं और वो यहाँ से बिजनेसेस छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हालात हम आने वाले दिनों में फेस करेंगे। तो ये बेसिकली वेल्थ टैक्स को रिवाइव किया गया इन द नेम ऑफ कैपिटल वैल्यू टैक्स। मलिक हरून साहब, ये बताइएगा कि IMF की शराइत पर अब जो सरकारी मुलाजमीन के लिए गोशवारों की शराइत रखी गई हैं वो क्या हैं, और इससे पहले भी गोशवारे जमा करवाए जाते थे, अब क्या नए कानून के साथ होंगे और उनको किस तरह पकड़ा जाएगा? अयूबी साहब, ऐसा है कि हर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको पहले ही रिक्वायरमेंट थी कि वो अपने फॉर्म फाइल करे, जिसमें वो अपने तमाम एसेट्स अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स के वो शो करे, और लोग इसको पहले भी शो करवा रहे थे। जो IMF ने कहा है, क्योंकि ये फॉर्म्स और ये जो इंफॉर्मेशन थी ये टैक्स एम्प्लॉयज़ फाइल नहीं करते थे, और होता ये था कि जब उनके नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन होनी जाती थी 4 साल बाद 5 साल बाद, उस वक्त वो फाइल करते थे, और उनकी प्रमोशन उस वक्त तक पेंडिंग रहती थी जब तक वो फॉर्म फाइल नहीं करते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कि उसको प्रूव कर सकें। अब उन्होंने पहली चीज़ तो ये कही कि बैंक जो है अकाउंट नहीं खोलेगा अनटिल अनलेस कि वो बंदा ये प्रूव करे कि उसने भी फॉर्म फाइल कर दिए हैं, और सेकेंडली ये है कि FBR भी इसको एक्सेस कर सकता है। अब ये चीज़ें अगर होंगी तो चीज़ें बहुत सारी सामने आएंगी, और इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे एसेट्स जो हैं FBR के पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के ये फॉर्म्स जो हैं वो उनके इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जाते थे, वो इन्वेस्टिगेशन या कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ ये देखते थे कि जो एसेट्स परचेज़ किए गए उसके लिए उन्होंने क्या इंटरनल अप्रूवल्स ली थी या नहीं ली थी। लेकिन अब जो ये होगा कि जब ये FBR के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर उसके अंदर उनके FBR के पास पूरी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं, उनके पास अवेलेबल है कि उनके नाम पे क्या एसेट्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, वो आपस में मैच भी कर सकेंगे। कोई एसेट्स जो हैं उनके बेनामी एसेट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना खुल के सामने आएंगी। तो ये एक जो नया कदम है, इससे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है IMF ने एक बड़ी अच्छी शर्त रखी है और इसके आने वाले दिनों में बड़े अच्छे इक़दाम होंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके एसेट्स और चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा मलिक हरून साहब, जो सरकारी मुलाजमीन में करप्ट अनासर हैं जो अपने असासे अपनी फैमिलियों रिश्तेदारों के नाम बनाते हैं, ऐसे करप्ट अनासर को पकड़ा जा सकेगा? यूबी साहब बिल्कुल सही कहा कि जितने भी हमारे करप्ट अनासर हैं वो एसेट्स अपने नाम पे नहीं रखते, वो अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेम्बर्स के नाम पे रखते हैं। अब होता ये है कि जब आप एक ऐसा फॉर्म फाइल करेंगे जिसमें आपने अपने पर्सनल एसेट भी दिखाने हैं, फैमिली के भी दिखाने हैं और रिश्तेदारों रिलेटिव्स के भी दिखाने हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी चीज़ें, कई चीज़ें तो वैसे ही एक्सपोज हो जाती हैं कि उनके नाम पे उनकी अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास एसेट्स कहाँ से आए, इवेंचुअली वो आपकी तरफ से गए थे तो वो भी सामने आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब वो उनकी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होगी तो FBR भी वहाँ से कनेक्ट करके उनको चेक कर सकता है। और तीसरी बात यह कि FBR के पास खुद भी बेनामी के वाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों, जैसे आप बैंक अकाउंट वो खोलने जाते हैं तो वहाँ पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब पता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वर्ल्ड में जहाँ भी जाते हैं, गवर्नमेंट
इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने लोग हैं वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन समझे जाते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, MNA MPs या मिनिस्टर्स ये सब जो हैं, तो ये जहाँ भी जाएंगे इनसे ये सवाल पूछा जाएगा, इनसे ये इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो इससे उम्मीद है कि निज़ाम को और इन चीज़ों को, करप्शन को डिटेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। मलिक खुर्रम साहब, ये भी आखिर में बताइएगा कि मौजूदा हालात में जो टैक्स निज़ाम है और मुआशी हालात हैं, इनमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नज़र आती है? अयूबी साहब, बात यह है कि टैक्सेशन सिस्टम या मुआशी बेहतरी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। हम आज $1 बिलियन के लिए भागे फिर रहे हैं कि हमें वो मिल जाएँ और वो IMF हमें दे दे। सवाल ये नहीं है, $1 बिलियन हमारे मसाइल का हल नहीं है। आज हम $6 बिलियन के हमारे पास डिपॉजिट्स होने चाहिए थे जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से आए थे, और हमारे पास 3.5 बिलियन पड़े हुए हैं, विच मीन्स कि हम 2.5 बिलियन तो वहाँ लैग कर रहे हैं, हमें वहाँ चाहिए। उसके बाद 4 बिलियन के हमारे पास कंटेनर्स खड़े हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी है और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। $1 बिलियन की पर मंथ हमारी ऑयल की इंपोर्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी है। अभी हम टेम्प्रेरी हल कोई निकाल लेंगे, हम IMF से लोन ले लेंगे, फ्रेंडली लोन ले लेंगे, 5-10 अरब से कुछ बात चल जाएगी। तो ये 10 बिलियन भी मिल जाए तो मसले का हल नहीं निकलता, क्योंकि 55 बिलियन हमने पे करना है 30 जून 2024 तक। अब हम अपने जितने भी लोन हैं उनको रोल ओवर नहीं करते तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो एक तो ये इशू है। सेकेंडली, फिर भी माशी बेहतरी के लिए जो चीज़ चाहिए, अभी वही बात है कि जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोविड में हमने उठाया, उसको हमने रिलीफ दिया, वो उसने पूरी इकॉनमी को उठा दिया था। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे पहला एरिया है जहाँ पे चाहिए। आज हमारी इंपोर्ट्स बंद है, ना स्टील आ पा रहा है, ना सीमेंट चल पा रहा है। हमारी तमाम इंडस्ट्री 44 इंडस्ट्री तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो है वो भी इंपोर्ट बेस्ड है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की भेजनी है, हमें इंपोर्ट्स क्लियर करनी है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम किसी भी तरह से इसको रोल ओवर करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, चल पड़ता है। तो बात वही है, करप्शन पहली बात है। हमारे पास पैसा आता है, हम दोस्तों से लेते हैं, हम खर्च देते हैं और चीज़ों पे। हमारे एक बहुत बड़ी ज़फ़र मौज जो हमने मिनिस्टर्स की पाली हुई है, वो इंटरनेशनल विज़िट्स किए जा रहे हैं, अनयूज़फुल सारे वो हो रहे हैं। तो एक तो मुल्क में इस वक्त अपोजिशन और उनका एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बननी चाहिए, कोई स्ट्रेंथ बॉडी बननी चाहिए जहाँ पे एक NRO की तरह ये एक ऐसा नेशनल रिकन्सिलेशन फॉर इकोनॉमिक्स वेलफेयर हो या इकोनॉमिक एजेंडा हो, वो बने, जिसके ऊपर पहले तो सारी पार्टीज बैठेंगे, हमने इस लोन्स को उतारना है, हमने अपने GDP को बेहतर करना है, हमने कुछ माइलस्टोन्स तय किए जाएँ, फिर सब जो वो कदम उठाए जाएँ, ऑस्टेरिटी मेजर्स हों, कुछ भी हों, उसके लिए सब मिल के उठें। अगर हम एज ए नेशन सब तैयार होंगे उसके लिए, तो वर्ल्ड भी हमारे साथ खड़ा होगा। अभी तो हम आपस में डिवाइडेड हैं, झगड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो टैक्सेशन सिस्टम तो रीवैम्प हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड को ये तो नज़र आना चाहिए कि कौम खड़ी है। पहली चीज़ तो कौम को खड़ा करना है। दूसरी बात ये है कि जो टैक्सेशन मेजर्स हैं उनमें पहले रिडक्शन होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई रिलीफ देते हैं तो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें टर्नओवर टैक्स मिलेगा, हमें सेल्स टैक्स मिलेगा, वो हमें बहुत सारे बेनिफिट दे जाएगा, हमारी वो कमी वहाँ से पूरी हो जाएगी। हमें अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाना चाहिए, चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। थर्ड वही बात है कि आज हमारा बहुत ये जो हमने करेंसी रेट को नीचे रखा हुआ था, 225 पे किया हुआ था, बहुत गलत था। अब 270 पे आ गया, तो उम्मीद है रेमिटेंसेस बेहतर होंगी, आपके जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन डॉलर को संभालने की ज़रूरत है, उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पे नहीं आ पा रहा, लोग यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट को फौरी मेजर्स लेने होंगे इसको ठीक करने के लिए। पहले कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी, और उसके लिए बेहतर है कि इलेक्शन करवा लिए जाएँ, जो किसी भी इकनॉमिक एडवाइज़र से पूछा जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है ख्वाजा रियाज हुसैन, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो आप सीवीटी और सुपर टैक्स है और अदालती आर्डर है, इनको आप किस तरह देखते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है वो बेसिकली अब मेरे ख्याल में आप ये चाह रहे हैं कि जो नए 3 टैक्सेस लगे हैं उनके मतलब क्या मैं इस फोरम पे कहना चाहता हूँ। देखिए, फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत 3 नए टैक्सेस जो हैं वो ये लगाए गए हैं। सीवीटी जो वो टैक्स है जो कि बाहर के ममालिक में जो एसेट्स हैं उन पे लगाया गया है। इसका क्वांटम ये है कि 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा अगर किसी के एसेट्स बाहर के ममालिक में हैं, मकान, दुकान, प्लाट, बिजनेस कैपिटल, शेयर्स वगैरह जो भी वैल्यू है, उसका 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट के तहत नहीं है। कैपिटल वैल्यू टैक्स एक्ट एक अलहदा से है, उसके तहत 1% लगाया गया। नंबर 2, एक टैक्स लगाया गया है सेक्शन 4C के तहत सुपर टैक्स। सुपर टैक्स वो टैक्स है जो कि आपके लोकल जो आपके बिजनेसमैन हैं जिनकी इनकम जो है अदारों की, टैक्स पेयर्स की 15 करोड़ से ज़्यादा हो, उसका वो 1% से रेट लेके, और अगर 30 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो 4% तक रेट, यानी ये रेट ट्रैवल करता है 1 से 4%। और कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली ये 10% टैक्स लगाया गया, टैक्स 2023। तो तीसरा जो टैक्स लगाया गया वो लगाया गया है आपका सेक्शन 7E में डीम्ड इनकम, नोशनल इनकम, यानी वो इनकम नहीं है लेकिन उसको इनकम समझ के तो उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये है उन तमाम गैर मनकूला जायदादों के ऊपर जो कि 7E का सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं जो कि हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक घर के ऊपर माफ़ है, या एक कैपिटल एसेट जो भी बड़ी वैल्यू का उसके ऊपर माफ़ है, या उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी माफ़ है जो जहाँ से पहले से कोई इनकम डिक्लेयर हो रही है, रेंटल इनकम, लीज इनकम वगैरह। इस तरह से एग्रीकल्चर इनकम है, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपका अपना बिजनेस है उसके ऊपर भी टैक्स माफ़ है। इन तीनों कवानीन को मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया है, सिंध में भी और पंजाब यानी लाहौर हाई कोर्ट में भी। सीवीटी का जो टैक्स है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो कि फॉरेन एसेट्स के ऊपर है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर आ चुका है और ये टैक्स पेयर्स के ख़िलाफ़ आया है। और इसमें यह कहा गया है कि आप जो सीवीटी है 1% ऑफ दी वैल्यू ऑफ द कैपिटल वैल्यू एसेट, जो कि फॉरेन एसेट्स आपके हैं, उसका 1% आप पे करेंगे। लोग इसमें इंट्रा कोर्ट में जा रहे हैं, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। दूसरा जो टैक्स है डेट इज़ सुपर टैक्स। सुपर टैक्स कराची हाई कोर्ट ने उसको 2023 से लागू किया है। उन्होंने कहा जी ये टैक्स जो है इसकी भी एप्लीकेबिलिटी हम देखते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल जो टैक्स है उन्होंने उसको 2023 से जो है वो लगाया है। लाहौर हाई कोर्ट में वो भी सुपर टैक्स पेंडिंग है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जो पेंडेंसी उसमें ऐसा हो रहा था कि जो सुपर टैक्स लगाया जा रहा था उसको जब चैलेंज करते थे नोटिस को या रिटर्न के ब्याह पे, तो हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर रही थी, लाहौर हाई कोर्ट, कि आपको स्टे दे देते थे सब्जेक्ट टू कि आप इसका पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका 1 करोड़ रुपये टैक्स बना है तो कह रहे थे कि जी 1 करोड़ रुपये का आप चेक दे दें 30 जून 2023 के लिए, और वह 1 करोड़ रुपये आपका स्टे रहेगा अनटिल अनलेस के फाइनल ऑर्डर पास हो जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के इन ऑर्डरों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और एक डीबी का ऑर्डर जो है वो उसमें अखबारात में भी आ गया है कि उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद ये कहा है कि ये जाती है कि आपका सारा टैक्स जो है वो स्टॉप हो जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की हद तक ये हुआ है कि जो स्टे मिले हुए थे या जो पोस्ट डेट चेक दिए हुए थे उनके मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें 50% पेमेंट जो है विद इन 7 डेज़ ये पेमेंट करवाएं, और वो ऑर्डर हो गया। तो अब तमाम लोग जो हैं उसका 50% पेमेंट जमा कराएंगे। 7E जो है वो अभी जो उसकी लैंग्वेज, कंटेंट्स और जो मामलात हैं, कहा यह जा रहा है कि शायद वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी और इस लैंग्वेज के साथ शायद ये टैक्स जो है सस्टेन ना करे। तो इसके मतलब कि इंप्रेशन ये लिया जा रहा है कि कोर्ट्स भी शायद इसमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रही हैं, और हो सकता है कि इस लिटिगेशन को इलास्टिसिटी करते करते हम मई जून तक ले जाएं, और मई जून में जाके इसके ऊपर विन विन सिचुएशन के हवाले से जो कुछ कोर्ट्स के अंदर बहस मुबाहिसा और जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं उन इश्यूज़ को रिड्रेस कर दिया जाए
विद रेफरेंस टू एक कोरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट की जाए, वो एक्सप्लेनेटरी हो, रिट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव हो, ये तो बात की बात है। लेकिन नए बजट में शायद 7E जो इस हालत में मौजूद है शायद नहीं होगा, इससे डिफरेंट होगा। ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन के लिए जो IMF ने शराइत रखी हैं, उनका सासे शो करने के लिए जो कानून की उन्होंने शराइत रखी हैं, और दूसरा इदारों का रेगुलर ऑडिट का जो मुतालबा किया है, आप क्या राय रखते हैं इन पर? देखिए, बात यह कि सिविलाइज कंट्रीज़ में लोग जो है इलेजिटिमेटली गैर ज़रूरी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी तौर पे अमीर नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो 75 साल वैसे गुजर गए हैं, अभी तक वो अपने इर्तिका में हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकंसाइल हो रही हैं। तो ये बात ठीक है कि आपका जो मुल्क है, इसके जो इदारे हैं, इसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अदलिया है, जो और भी लोग हैं, IMF बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आप लोगों को इसके जो डिक्लेरेशंस ऑफ एसेट्स हैं, यानी जो लोग ख़जाने के बेनिफिशरी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सो ऑन सो ऑफ, तो उन दोस्तों की जो एसेट्स की क्रिएशन है, जो क्रिएशन इन दी एसेट्स है, वो एक जस्टिफाइड होनी चाहिए, वो अनजस्टिफाइड नहीं होनी चाहिए। वो तभी मुमकिन है कि उन तमाम दोस्तों के डिक्लेरेशंस ओपन फॉर स्क्रूटनी हों। तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप एक ख़जाने के बेनिफिशरी हैं, ख़जाने से आपको तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह मिलती है, तो आपके जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मीन्स नहीं होने चाहिए। और अगर वो बियॉन्ड मीन्स हैं, देयर मस्ट बी सम एक्सप्लेनेशन, व्हाटएवर, कि आपको कोई इनहेरेंडेंस में जायदादें मिली हैं, आपके कोई प्राइस बॉन्ड्स लग गए हैं, या कोई आपको विंडफॉल ऐसे मिले हैं जो टैक्सेबल नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। डेक्लरेशंस तमाम लोगों को, अगर आम आदमी टैक्स का डेक्लरेशन देता है तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, फौजियों को भी, तमाम लोगों का ऑडिट भी होना चाहिए, फौजी इदारों का भी ऑडिट होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो कोई कंपेटेबल, जो कोई हमारी कॉम्बैट डिफेंस है, उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए। बाकी खैमे, दालें और जो चीज़ें खरीदी जाती हैं फौज के लिए भी, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जिनको फाल कर दिया गया है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ बातें कुछ ज़्यादा सीरियस ली जाती हैं। देखिए, बेनामी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बेनामी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक इशू यहाँ पे बड़ा सीवियर है। लेकिन दूसरे ममालिक में भी ये इशू है, ऐसा नहीं कि उन ममालिक में नहीं है। लेकिन लेवल ऑफ लिविंग जो है वो यूरोपियन और दूसरे कंट्रीज़ में बड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे जो दोस्त लोग अमीर हैं, वो अमीर ख़जाने को नुकसान पहुँचा के हैं। ये बात पक्की है कि पाकिस्तान में जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो अमीर हो नहीं सकते जब तक कि वो पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत सवियरली अप्लाई होना चाहिए, बहुत सवियरली अप्लाई होना चाहिए। तो जो दोस्त लोग इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के, इदारों के अंदर बैठ के, इसको समझना चाहिए कि मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि ये बेनामी ट्रांजैक्शंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन फुल फोर्स एंड फुल स्पिरिट इसको अप्लाई ना किया जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए इसके ऊपर। तो ये IMF की बिल्कुल एक ठीक कंडीशन है कि तमाम लोग इसके ऊपर नीट एंड क्लीन हो, विद क्लीन हैंड्स हो। ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि FBR ने अपने सरकारी मुलाजमीन की निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी है, क्या ये मुमकिन है, इस तरह हो सकता है? देखिए, बात ये है कि ये वैसे सवाल मुझसे पूछने वाला नहीं था। बात कहने की ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हमारे सारे दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है। हम किसी को दुश्मन रहने नहीं देते, सबको दोस्त बना लेते हैं। ये टैक्स के वकीलों का एक माशाल्लाह अच्छा असलूब है। जो टैक्स की वकालत है, ये कोई बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी फील्ड है जिसमें इश्यूज रेज होती हैं, कंटिन्यूसली एक स्टडी करनी होती है और इसमें सुलझे हुए लोग होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि टैक्स डिपार्टमेंट में आप टेकबल के इधर हों या उधर हों, यानी बार एंड बेंच दोनों तरफ से टैक्स ऑफिशियल हो या टैक्स प्रैक्टिशनर हो, इसमें कोई भी डफर आदमी नहीं चल सकता। इसमें जो लोग होते हैं वो बड़े माइंडफुल, उनका IQ लेवल भी तेज़ होता है और माशाल्लाह अच्छे लोग होते हैं, वो समझदार लोग होते हैं। उन्हीं लोगों का टैक्स प्रैक्टिस में गुजारा होता है।
अब आज ये कि जो टैक्स डिपार्टमेंट में जो दोस्त हैं वो उनका दो तरह के लोग हैं। वो लोग जो हैं जो फील्ड फॉर्मेशंस में हैं और उनका इंटरेक्ट जो है वो जनरल पब्लिक के साथ एट लार्ज होता है, और वो कुछ ऐसी पोस्ट में जिसके अंदर कुछ विंडफॉल होते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो मुख्तलिफ ऐसी जॉब्स पे होते हैं जहाँ पे वो टेबल वर्क या लेबोरियस काम बहुत ज़्यादा होता है और वो माइंड एप्लीकेशन के साथ होता है, लेकिन इस सारे काम के बावजूद जो उनकी जो पे होती है उसमें उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन वो चूँकि बहुत टैलेंटेड, बहुत मेहनती और बहुत लॉ को समझने वाले और प्रैक्टिस को समझने वाले लोग होते हैं, और एक उनको एडवांटेज ये भी होता है कि वो लॉ के साथ साथ जो ऑफिस प्रोसीजर्स हैं उनके साथ उनकी काफ़ी शनासाई या इंटरेक्शन या उनके साथ काफ़ी वो उसके ऊपर ओवरकम होते हैं। तो अगर वो लोग प्रैक्टिस करें तो यकीनी तौर पे जो अमूमी टैक्स प्रैक्टिशनर हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल में ये कहना कि उन लोगों को हम बिल्कुल प्रैक्टिस से आउट कर दें, इसकी बावजूद ममानत तो होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई साहब बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और वो महकमे के अंदर रहते हुए अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं उसका इजहार नहीं कर पाते, या बहुत अक्लमंद या बहुत मेहनती होने का उनको रिवार्ड कम मिलता है, जो उसके रिसोर्सेज जो अपने बच्चों को राइज अप करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं करें तो उनके लिए फिर FBR को विद इन दी फ्रेमवर्क कोई ऐसा सिलसिला निकालना पड़ेगा कि जो इस तरह के लोग हैं उनको असाइनमेंट बेसिस के ऊपर ऐसे काम दें जो कि उनको वहाँ पे रिवार्ड मिले, जो कि उनकी सैलरी और जो एमोलमेंट्स वगैरह हैं वो उनके उसके अलावा से उनको कोई माली बेनिफिट जो है वो हो और वो अपनी सलाहियतें वहाँ पे यूटिलाइज़ करें। इसलिए मैं ये तो कहूँगा कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करें तो फिर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, FBR में हमारे दोस्त हैं, उनके लिए सैलरी के अलावा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल, अपने टैलेंट और अपने वक़्त को इस्तेमाल करते हुए कोई सोर्स ऑफ इनकम का बंदोबस्त विद इन द डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ख्वाजा साहब, हुकूमत IMF के चुंगल से निकलना नहीं चाहती और IMF अपनी शराइत में इजाफा करता जा रहा है, किस तरह मुमकिन है? बेहतरी की तरफ हम किस तरह जा सकते हैं? IMF के चुंगल की बात, देखिए ये डिबेट मेरी कद से बड़ी है। IMF का प्रोग्राम लेना ये एक टैक्स प्रैक्टिशनर का इसके ऊपर महदूद जवाब है। इसके ऊपर यकीनी मुआशी तौर पे जो बड़े मुआशदान हैं उनका इसके ऊपर जवाब बनता है। देखिए बात यह कि IMF के पास आप अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, उसके सियासी मुज़मरात भी हैं, उसके इंटरनेशनल इकनॉमिक्स या इंटरनेशनल रैंक्स के अंदर माली मामलात के अंदर फिजिकल इदारों के साथ तल्लुकात बनाने के लिए भी IMF के पास होना ज़रूरी है। आप दुनिया से कट पट के नहीं रह सकते। आप देखें चाहे मुस्लिम ममालिक हों, गैर मुस्लिम ममालिक हों, क्रिश्चियन हों, जूइश हो इसराइल के, वो सारे ही IMF के साथ डील्स भी करते हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी करते हैं। इसलिए आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हट के नहीं रह सकते। लेकिन उन लोगों से, उन मुल्कों से आपने कोई प्रोग्राम्स लेनी है तो सबसे पहले सिर्फ एक बात देख लीजिए कि IMF जो कुछ भी आपको कह रही है क्या ये आपने नहीं करना था? यकीनन करना था। अगर आपने मुल्क में करप्शन कम करनी थी, आपने पैसे का बहाव, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट करनी थी, सब्सिडीज़ कम देकर लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना था, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, आपने अपने इंजीनियर्स, साइंसदान, तमाम लोगों को अपलिफ्ट करना था, तो फिर ये सारी चीज़ें करके अगर आप यूरोप के किसी मुल्क के भी बराबर आपके अवाम होते तो आपको IMF की ज़रूरत नहीं थी। बट आप लोग तो जो अफीम ज़दा लोग हैं उनसे भी नीचे हैं। जो लोग काम करते हैं वो बेतहाशा करते हैं और बाकी के 20 करोड़ 2 करोड़ तो यही करते हैं, और बाकी जो 20 करोड़ कुछ नहीं करते वो माशाल्लाह कुछ भी नहीं करते। तो इसके लिए ये है कि वाइब्रेंट, टैलेंटेड, एनर्जेटिक, स्किल्ड अवाम वो बनाने ज़रूरी थे। अगर आपकी पूरी की पूरी कौम प्रोडक्शन में लगी हुई है, 22 करोड़ में से कम 18 करोड़ लोग भी काम करते हों, और वो मुल्क में एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और अपने वजूद को जस्टिफाई करते हैं कि वो इस मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, तो ठीक है। वगरना आप कभी सियालकोट जाएं, कहीं दूसरे शहर जाएं, तो सुबह के वक्त ट्रैवल करते आप जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं, देखें तो एक साहब हैं वो गाय और भैंसों के साथ बैठे हुए हैं, शाम को मगरिब के वक्त वापस आएँ तो वो भैंसों के साथ ही बैठे हुए हैं।
बात समझ गए ना आप? फैज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम तो पॉइंट ऑफ लॉ से ही बात करेंगे कि जो एसेट्स होते हैं वो एवरी सिटीज़न को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, इवन कि फॉरेन एसेट्स भी। और एवरी ब्यूरोक्रेट जो है सिविल सर्वेंट वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी होता है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी लॉ ने बड़ी क्लैरिटी दी हुई है कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। और ये IMF का बहुत अच्छा इकदाम है कि उसको अब गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जिसके अंदर फॉरेन एसेट्स हैं, एक सेक्शन 116A जो है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर हमारी स्पेशल एक अल्टरनेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEIO का जोन का पूरा बना हुआ FBR का विंग है जो फॉरेन एसेट्स की डिक्लेरेशन को देखता है। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, टैक्स पेयर को भी जो है वो क्या कहते हैं एक चीज़ का फेस भी करना पड़ेगा कि हमारी डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं, हमने हमारे एग्रीमेंट्स हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के, उसके मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो हमारी गल्फ़ है, दुबई है, KS है, सऊदी अरबिया है, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और दूसरी जो हमारी USA की स्टेट्स हैं कुछ, तो उसके अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, जिससे ये हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये वेरी अप्रिशिएटेबल एक्ट है IMF का, और हमारी फाइनेंस एडवाइजरी को इसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए कि कम अज़ कम एक सिविल सर्वेंट है जो 22 साल 10 साल और हमें सर्व कर चुका है, हमारा इतना पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ होता है, और वो अपने एसेट्स को बताए। अगर तो वाइट है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अब ये जनरल परसेप्शन होती है कि अगर वाइट नहीं होंगे तो दैन ही बाहर होते हैं, अगर वाइट हो तो पाकिस्तान में बनाई जाए, कोई मसला नहीं है उसको। लेकिन आउट ऑफ कंट्री अगर एसेट्स उसके अवेलेबल हैं, आउट ऑफ कंट्रीज के बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं, तो वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारे एक सेपरेट रिटर्न अवेलेबल है, तो उनको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे फॉरेनर बिजनेसमैन हैं जिनकी फॉरेन इनकम्स होती हैं अदर कंपनीज़ के अंदर, अदर कंट्रीज़ के अंदर उनके बिजनेस ऑफिस हैं और वहाँ से वो इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे IT कंपनीज हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ ग्रुप्स हैं, और जो हमारे अदर इंडस्ट्री के जो है लिंक्स होते हैं, उसमें जो है ना उनको ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी लॉ ने क्लियर किया हुआ है 116A के अंदर फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करना, हमारे फॉरेन ऑफशोर कंपनीज को डिक्लेयर करना, इवन कि अल्टीमेट बेनिफिशियल यूज़र का भी जो कॉन्सेप्ट था हमारे कंपनीज के एक्ट के अंदर, तो वो भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप कंपनी का बेनिफिशियल यूज़र को बताएं। सो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इसहाक डार को इसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर एक FBR का विंग बना देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को देखे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कहते हैं, हमारा एग्रीकल्चर जो हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर लॉ के अंदर बग्स ही पड़े हुए हैं इस वक्त ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम डिक्लेयर करवाया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स जमा नहीं होने देते, और डेयरी फार्मिंग ये वो एट्सेट्रा। तो इसी तरह ये बेसिकली अशराफिया तो यहाँ भी अवेलेबल है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर। हमारे मुल्क की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, हमें ये जो है ना क्या कहते हैं, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा जनरल ऑर्डर इशू कर दे जिसमें जो हमारे बाहर के अकाउंट्स हैं वो स्टेट बैंक उसको एज अ कस्टोडियन रखे, अपने पास आ जाए, और वहाँ उसके बिहाफ पे उनको जो है ना क्या कहते हैं श्योरिटी दे। इसमें हमें जो है ना क्या कहते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी मिले थे। इमरान खान साहब ने एक नया इनिशिएटिव लिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डॉलर्स के सर्टिफिकेट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स दिए गए थे, और जो है रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत अच्छा इकदाम था। लेकिन इसके अलावा उनके एसेट्स, उनकी वैल्यू है, उनको पाकिस्तान लाना ज़रूरी है, और अगर पाकिस्तान नहीं भी लाते तो एटलीस्ट उनका टैक्स पे करना ज़रूरी है। जहाँ तक जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, टैक्स पे करें, उसको क्लियर करें। सेकंड जो है परफॉर्मेंस ऑफ दी क्या कहते हैं FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इस पे हमारे सारे दोस्त जो है वो बात करते हैं। एक्चुअली मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो नए बैच आते हैं इनलैंड रेवेन्यू के अंदर, जिसमें ख़ास तौर पे जो गर्ल्स आती हैं और स्पेशली जो डॉक्टर तबका आता है, तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होते, वो ट्रेनिंग्स कर लेते हैं, वो हमारा डॉक्टरेट बना हुआ है, वो अपने आप को CSPs भी मानते हैं,
और उनका बैकग्राउंड भी होता है। लेकिन ये मैं जो है हमारी जो रेवेन्यू डिवीज़न है उसको ये बताना चाहिए चाहते हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, टैक्स पेयर को बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल पर्सनल्स होता है। वो CSS कर लेता है ग्रेजुएट करने के बाद, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद, मेडिकल बैकग्राउंड के बाद, वो अगर रेवेन्यू के अंदर आता है तो उसका खमियाजा हमारे टैक्स पेयर को भुगतना पड़ता है। और उसका इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो फेक ऑर्डर किए जाए, अननेसेसरी ऑर्डर कर देता है तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है FBR का। ऐसा नहीं है। अननेसेसरी लिटिगेशन के अंदर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है। जिस तरह, और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, जिस तरह हमारी जुडिशल एकेडमी है उसके अंदर उसी तरीके से हमारा जो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक स्पेशल एकेडमी बनानी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल लोग उनको गाइड करें। वो रेगुलर ट्रेनिंग्स करते हैं, इवन कि ये भी मैकेनिज्म अवेलेबल है कि सरकारी ऑफिसर्स को वो बुला के ट्रेनिंग करवाते हैं। कम से कम वो अपनी ट्रेनिंग भी ज़रूर करें और उसको देखें जिससे टैक्स पेयर का जो है वो एतमाद बहाल हो। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन ये कि ऑफिसर्स को जो है ना वो कुछ मसले मसाइल होते हैं टैक्स पेयर को, इसलिए टैक्स पेयर के साथ, और उसका जो बेसिक लॉस जो होता है वो मिस यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी होता है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती, अननेसेसरी लिटिगेशन हो जाती हैं। इवन कि इसमें बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन भी दिया था 122(5) के अंदर कि आपने अगर लिटिगेशन करनी है 122(9) का नोटिस भी करना है तो प्रॉपर ऑडिट करें, प्रोसीडिंग करें, अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड करें। लेकिन नोटिस इशू करने से कुछ नहीं होगा। तो एटलीस्ट हमारे जो IRs आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं, उनको कम से कम टैक्स और अकाउंटिंग बैकग्राउंड ज़रूर दिया जाए तो इंशाल्लाह हमारा बहाल होगा। और हम तो इसी पे लगे हुए हैं कि जो है पाकिस्तान चले और हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पे चले, और हम इंशाल्लाह उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। थैंक यू सर। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है असद हनीफ साहब। आप हमारे टैक्स अमूर हैं और एक्टिव कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। असद हनीफ साहब, आप CVT और सुपर टैक्स और जो सरकारी इदारों के सरकारी मुलाजमीन के जो असासे शो करने के लिए IMF ने शराइत रखी हैं, इनको आप किस तरह देख रहे हैं? सुपर टैक्स को फिनांस एक्ट 2022 में सेक्शन 4C के तहत इन्होंने लागू किया है, और इसमें बेसिकली जो इस तरह के टैक्सेस हैं इनका लगाने का मकसद ये होता है कि जो बजट खसारे में कमी की जाए और कोई और टैक्सेस जो हमारे कम आमदनी वाले लोग हैं या जो थोड़ा सा लोअर तबका है जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर बर्डन उसको कम किया जाए। अब इसमें 4C में इन्होंने एक तो 13 कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर इन्होंने कोई बिज़नेस सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो इन्होंने तकरीबन कोई 10% ये सुपर टैक्स लगाया है, जिसमें सीमेंट है, स्टील सेक्टर है, शुगर इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस है, LNG है, बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल है और बीवरेज, सिगरेट एट्सट्रा। और इसके अलावा जो दूसरी कॉरपोरेशंस हैं उसमें इन्होंने उनके जो एनुअल प्रॉफिट्स हैं उसके मुताबिक है, जिसमें कोई अगर आपका 150 मिलियन प्लस आपका प्रॉफिट है एनुअल तो उस पे 1% है। अगर आपका 200 मिलियन प्लस है तो उसके ऊपर आपका कोई 2% है। अगर 250 मिलियन प्लस है तो आपका 3% है, और अगर 300 मिलियन प्लस आपका प्रॉफिट एनुअल है तो उसके ऊपर 4% है। तो इसमें ये बेसिकली जो एप्लीकेबल हुआ है वो है टैक्स ईयर 2022 से ये एप्लीकेबल हुआ है, और इसके ऊपर, और जबकि इसको जो एप्लीकेबल होना चाहिए था वो टैक्स ईयर 2023 से होना चाहिए था। अब इसके ऊपर बहुत सारी फिर लिटिगेशंस, बहुत सारी रेट्स फाइल हुई हैं इसमें जो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है उसके ऊपर। तो उसमें काफ़ी केसेस में, तो आलमोस्ट सभी केसेस में हाई कोर्ट ने स्टेज भी की हैं। इवन के सिंध हाई कोर्ट का तो इसके ऊपर फैसला भी टैक्स पेयर के हक़ में आ गया है। और इन जो ये स्टेज हुए हैं इसके ख़िलाफ़ जो डिपार्टमेंट है वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया कुछ केसेस के ख़िलाफ़, तो जिसमें उसको एक इंटरम रिलीफ मिला है डिपार्टमेंट को, और उसमें कोई डायरेक्शन हुई है कि आप 50% जो है वो टैक्स पेयर है इसमें कुछ पेमेंट जमा करवा दे, और बाकी जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में वैसे ही उनका वो अभी चलेगा।
तो बेसिकली जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये एक परसोना है, ना कि ये रिम है, बल्कि क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। ये एक इंटरम जो इनको स्टे ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके ऊपर एक उन्होंने अपनी एक डिसीजन दिया है। और मेरा ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, ये एक नज़रिया ज़रूरत को सामने रखा गया, ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को। और कोर्ट्स को चाहिए कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अपने डिसीजंस करें, ना कि नज़रिया ज़रूरत के ऊपर। अभी एक जिस तरह हमारा अभी IMF के साथ डायलॉग्स चल रहे हैं, डिस्कशंस डिफरेंट हो रही हैं, तो उसमें IMF की तरफ से काफ़ी जो है वो शराइत सामने रखी गई हैं, जिनमें से एक शर्त ये भी है कि जो जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक, वो अपने जो है वो एसेट्स को पब्लिक करें। तो ये एक दफ़ा पहले भी जब इनका एक माहिदा हुआ था, उसमें लेटर ऑफ इंटेंट में ये एक कंडीशन रखी गई थी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करें, लेकिन FBR ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया था। अब इन्होंने बड़ी सख्त कंडीशन रखी है, क्योंकि IMF ये समझता है कि जो हमारे मुल्क का जो मेन इशू है वो शायद एक करप्शन है, और शायद इसी इशू को वो एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के बाद जो मेन प्लेयर है जो इस मुल्क को रन करती है, वो हमारे जो अफसरान हैं, और ख़ासकर जो ग्रेड 17 से 22 के हैं, उनके पास वो काफ़ी ऑथोराइज लोग हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि इनकी जो मनकूला गैर मनकूला जायदाद है और जो मुल्क से बाहर असासे हैं, उनको जो है वो पब्लिक करें। तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक IMF का बहुत अच्छा स्टेप है, और ट्रांसपेरेंसी को, और ख़ासकर जो एक करप्शन जो कि हमारे मुल्क के लिए नासूर बन चुकी हुई है, उसको एड्रेस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।